दोस्तों क्या बेहतरीन लाइन है कि हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। ध्यान रख बस रब का, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। और आज आप देखेंगे बिहार एसएससी का जो +2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सेट नंबर 14 जो है मैं आपके बीच लाया हूं। ये अभी जो है एडुटेरिया का किसका सर, तो एडुटेरिया का ये चल रहा है सीरीज। एडुटेरिया का सीरीज नंबर 14 है। वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं देखे हैं मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो और अभी भी आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दो और 2024 में एक सीट अपना जरूर कंफर्म कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अब इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप शेयर करो। और सबसे बड़ी बात, देखते देखते बीच में वीडियो को ना तो स्किप करना ना तो छोड़कर इधर उधर जाना, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो सर समुद्र की गहराई आपका फैथोमीटर के द्वारा की जाती है, मापी जाती है, ठीक है। अगला है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा सर, तो ये आपका यूरेनियम विधि के द्वारा। किसके द्वारा सर, यूरेनियम विधि के द्वारा, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु पता लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है RH कारक किस जंतु में देखा गया था। RH कारक किस में देखा गया था सर, तो बंदर में देखा गया था। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसिस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। मिलेराइट किसका अयस्क है सर, तो ये निकेल का अयस्क है। किसका है सर, ये निकेल का अयस्क है, ठीक है। अगर पूछे मैग्नीज का तो मैग्नीज का है पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। अगर पूछे मैग्नीशियम का तो इसका मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट है। अगर कैडमियम के पूछे तो इसका ग्रीनोकाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कितनी सर, तो 31। कितने सर, 31, 31, ठीक है। क्या है सर, तो थोड़ा बता दूं मैं इसके बारे में कि कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है जिन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरु रज्जु से जोड़ती है। किससे जोड़ती है सर, तो मेरु रज्जु से जोड़ती है। अगला है प्रतिवर्ष क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं किसका सर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पे है सर, तो आपका है कशेरुक रज्जु। कौन है सर, ये कशेरुक रज्जु। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण में मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया के 2 प्रमुख श्रेणियां निम्न है। एक है अबंधित, दूसरा है अनुबंधित, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन के चुनने के लिए बोल रहा, तो सर्दी के मौसम में घट जाता नहीं सर, गर्मी के मौसम बढ़ जाता नहीं सर, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता नहीं सर, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो D इज द राइट आंसर। चलिए अगला है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होता है सर, तो सामान्य से बढ़ जाती है। सामान्य से क्या होती है सर, बढ़ जाती है। अगला है लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। तो सर न्यूनतम इकाई निम्न में से ये फर्मी मीटर है। क्यों सर, तो फर्मी मीटर का 10⁻⁻15 होता है। चलो मैं लिख देता हूं 10⁻⁻15 मीटर होता है। और अगर एंगस्ट्रम की बात करें सर तो इसका 10⁻⁻10 होता है, 10 मीटर होता है। अगर नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर की 10⁻⁻9 होता है, 9 मीटर होता है। अगर माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन का सर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है।
तो पूछ रहा है इसमें से सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी कौन सी है सर, तो फर्मीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। क्या बेहतरीन सवाल है सर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, तो सर आपका हृदय है जो हर समय काम करता है। ऐसा क्यों है, तो चलो मैं बता दूं कि हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा काम करते रहता है। मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच स्थित रिक्त स्थान वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। हृदय का वजन पूरे शरीर के वजन का 0.45% पुरुषों में तथा 0.40% स्त्रियों में माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निम्न में से किसका किनका विमीय सूत्र के बराबर है। तो ये भाई 0 है इसका जो, तो ठीक है चलो ओके ओके ओके। तो ये किसका है सर, तो ये आपका चाल का है। किसका है सर, तो ये आपका ये चाल का है। चलिए नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान तो सबसे पहले सर ये कहाँ जाता है सर, तो ये नासा मार्ग में, मतलब बोले तो नाक में, फिर आपका ट्रेकिया में, फिर आपका ब्रोंकाई में, फिर आपका ब्रेकियोल्स में। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं सर। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है, कौन सा तरंग है सर, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा है सर, तो बर्फ का पिघलना क्या है सर, भौतिक परिवर्तन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो सर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा तत्व इनमें से नहीं है सर, तो गैस इनमें से तत्व नहीं है। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पे संग्रहित किया जाता है सर, तो ये उच्च दाब पे संग्रहित किया जाता है। अगला है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है सर, तो 46% होती है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि कृषि कार्य में प्रयुक्त यूरिया, उर्वरक यूरिया, इसका पूछेगा कि बताओ भैया इसका क्या है यूरिया का। यूरिया का मैं लिख देता हूँ, यूरिया का यार मैं लिख देता हूं, आप घबराओ मत। इसका है NH2 CO NH2 ठीक है, ये है आपका इसका सर तो यूरिया का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन कितना मात्रा में होता है, तो सर नाइट्रोजन इसमें 46% होता है सर। यूरिया में नाइट्रोजन के 2 एमाइड समूह पाए जाते हैं, देख लो ये वाला एमाइड समूह NH2 ये। ठीक है, तो कितना प्रतिशत सर, तो 46%। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। वायु प्रदूषण का, तो इसमें सर लाइकेन है। कौन है सर, लाइकेन है सर। लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। किस किस से बनता है सर, तो कवक और शैवाल को मिलकर लाइकेन बनता है। चलिए अगला है, दंतल वक्र निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। किससे बनता है सर, तो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अगला है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो सर कैसे होती है, तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। थोड़ा सा बता दूं आपको कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुए ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता महसूस होती है। अगला है सर, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, किसने किया सर, तो जॉन डाल्टन ने किया। अगला है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में, तो सर इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आयु में वृद्धि के साथ मानव में जरा दूर दृष्टा दोष आ जाता है। इस दोष के निवारण हेतु सामान्यतः उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निचला भाग उत्तल लेंस और ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो सर MgCl2 है। कौन सा है सर? MgCl2 है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का किसने किया था सर? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत, जो कि क्रय शक्ति क्षमता के अकॉर्डिंग भारत के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? क्या है सर? तो इसका तीसरा है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो उदयपुर को। किसको सर? उदयपुर को। अगला है, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? किनको चुना गया सर? तो ये नीरज चोपड़ा जी को चुना गया। किनको चुना गया सर? नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। और ये आपका VSR अड्डा का बहुत ही बेहतरीन मैथ स्पेशल बैच आया हुआ है, जो कि एकदम 0 to हीरो। क्या सर? तो 0 to हीरो प्लस प्री प्लस मेन दोनों आपका यहाँ पे कराया जाएगा। और ये नया बैच 10 मार्च को शुरू होने जा रहा है सर, जो कि पढ़ाएंगे आपके कौन? चंदन सर पढ़ाएंगे, मैथ्स के जादूगर। इनको मैथ्स के जादूगर भी बोलते हैं। मैथ्स के जादूगर, ये मैथ्स के जादूगर हैं चंदन सर। इनसे एक बार अगर आप मैथ पढ़ लोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपको दोबारा किसी से भी, यूट्यूब हो चाहे कोई भी, कहीं पे भी एप्लीकेशन हो, कहीं पे दूसरे मास्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये एग्जाम किस किस चीज की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे सर? तो आपका SSC का एग्जाम, बैंकिंग का, रेलवे का, CSET का और अदर एग्जाम्स का बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि अपना तैयारी करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और 2024 में एक सीट को कंफर्म करें, तो विदाउट एनी डिले आप इस कोर्स को, एक कोर्स का जो ड्यूरेशन आपका 5 से 6 मंथ के लिए है। कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका 10/3/2024 से हो रहा है। ऑफलाइन के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9521514276 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस पे सारी जानकारी ले सकते हैं आप। इसका जो एड्रेस है मैं आपको एड्रेस बता देता हूं। आपका एड्रेस है PR, पहले आपका जो एड्रेस पहले PR प्लेस था वो नहीं है, जो नया एड्रेस हो गया वो आपका FCI गोदाम, भुसुंडा, मानपुर, गया, बिहार में। ठीक है। और इस कोर्स का प्राइस मात्र 99 रुपीज है। सबसे बड़ी चीज, ये जो कोर्स का प्राइस है ओनली 1499 को खत्म करके मात्र 99 रुपया में कोर्स लाया जा रहा है। तो कहते हैं कि अब खत्म हुआ इंतजार, सरकारी नौकरी आपके द्वार। खत्म हुआ इंतजार, सरकारी नौकरी आपके द्वार। तो चलिए बिहार SSC का अगला सवाल हम लेते हैं कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? किसे दिया गया सर नवरत्न का दर्जा? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अक्टूबर, पूछ रहा है कि अक्टूबर में 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? किसको दिया गया है सर? तो आपका राइटरीज लिमिटेड को दिया गया। किसको दिया गया है? राइटरीज लिमिटेड को। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उधम राइटरीज लिमिटेड को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाले भारत का 16वां PSE है। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है इनका संबंध सर? तो इनका है सर बॉक्सिंग से। किसके है सर? बॉक्सिंग से। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो सर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। अगला है, IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया? कितना किया है सर? तो 5.9%। नेक्स्ट है, आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? कब किया गया सर? तो ये 13 जनवरी 2023 को किया गया। ठीक है। थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा सकेगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सर ये आपका न्यूजीलैंड है। कौन है सर? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? किन्हें बनाया गया सर?
तो ये मनोज यादव जी को बनाया गया। किनको बनाया गया सर? मनोज यादव जी को बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं सर। एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो सर एक केरल राज्य के द्वारा किया गया। पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? तो सर अमिताभ घोष है। कौन है सर? अमिताभ घोष है। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो सर 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा और मैं कुछ वर्ष बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय था, जो थीम था, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, द टाइड्स आर चेंजिंग, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, इसका मेन थीम था। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व ड्रग दिवस 26 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? किनको मिला है सर? तो ये मिला है द फैबलमैन्स को मिला है। किनको मिला है सर? तो द फैबलमैन्स को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको मिला है? तो कैट ब्लेचेट को मिला है। बेस्ट अभिनेता किनको मिला है? ऑस्टिन बटलर को मिला है। बेस्ट सॉन्ग किनको मिला है? तो नाटू मनाटू को मिला है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है सर? तो ये आपका अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे किया गया सर? तो अहमदाबाद में किया गया है। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करे। बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने आ गई है और मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान दे। तो सरदार पटेल, ये बात करी जा रही है कि जब 1946 में मंत्रिमंडल बना था, जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो मंत्रिमंडल बना था तो किनको कौन कौन सा प्रभार दिया गया था? तो सर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? इनको एक तरह से गृह विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था और लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि संविधान के भाग 20, किसमें सर? संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में इसकी व्यवस्था में संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान के उन व्यवस्थाओं को संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अनुच्छेद 368 ये बोलता है कि आप संविधान में संशोधन जो लाना आप लेकर आ जाओ, बट जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आपको कोई भी अगर रूल्स लाना है, रेगुलेशन लाना है तो आप लेके आ जाओ, लेकिन जो मूल ढांचा है आप सर उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? कितने सर? तो 1 महीने। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नहीं की जाती है सर? तो आपका कैबिनेट सचिव की। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है सर? तो सर आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हस्तांतरण संबंधी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण के लिए। बिल्कुल ये सही है सर, और ये भी आपका गलत है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रीट जारी कर सकता नहीं, ये गलत है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ देता हूँ, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला चीज, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के प्रक्षेपण के लिए। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें संवैधानिक और शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ये रीट किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में जारी किए जाते हैं। ये आपके उच्च न्यायालय के लिए जारी नहीं की जाती है सर, ये नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसमें जो हनन हुआ है उसके लिए हम रीट जारी करते हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद 32 है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि ये क्या है सर, तो संविधान का एक आत्मा है, इसको बोलते हैं आत्मा, अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो सर प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं सर? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो सर भूमि सुधार पर किया गया था। किस पे सर? भूमि सुधार पर किया गया था। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? किसमें सर? तो अब क्या 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण किया गया। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्या है सर? तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंधों का संचालन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संचालित होते हैं। कब हुआ था सर? तो ये 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे सर? तो एस चंद्रशेखर थे। अगला है सर, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पूछ रहा है कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है जो दो देशों को अलग करती है यूरोप, वो कौन कौन सा देश है सर? तो स्पेन और फ्रांस को पिरेनीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में अलग अलग करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ये भारत का पहला स्वदेशी मतलब खुद से प्रयास किया हुआ, मतलब इंडिजेनस जिसको बोलते हैं, स्वदेशी, जो खुद से निर्मित हो, पहला परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है सर? तो ये है सर आपका कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। थोड़ा कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में आपको बता दूं कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पे है सर? तो आपका ये तमिलनाडु में है। कहां पे है ये? तमिलनाडु में है। इसे मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। कल्पक्कम कांचीपुरम जिले में स्थित है। अगर कोई पूछे तो कहां पे स्थित है सर? तो कांचीपुरम जिले में स्थित है। कांचीपुरम कहां है सर? तो आपका ये तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए बोल रहा, ठीक है। पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व में सबसे पहला कौन सा आएगा सर? शिवकिला। फिर दूसरे पर कौन सा आएगा सर? लिपुलेख। तीसरे पर कौन आ जाएगा? नाथुला।
और चौथे पे कौन सा आ जाएगा सर, बामडीला। तो राइट आंसर किस में मिल रहा है सर, तो सबसे पहले A1, ये सी इज द राइट आंसर। थोड़ा चलो इसके बारे में बता दूं कि शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में। अतः इनका सही पश्चिम से पूर्व क्रम में होगा शिव किला, लिप लेक, नाथुला और बोमडीला। ठीक है, चलिए एनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सर एनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है सर, तमिलनाडु में स्थित है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह 22 जून 2001 में शुरू किया गया था। कब किया गया था सर ये, तो 22 जून 2001 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वनस्पति का एक तरफ प्रकार है और दूसरे तरफ आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए माकवी का तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, अगर फिम्बस का तो सर दक्षिणी अफ्रीका, चैपरेल का कैलिफोर्निया और मेटोरेल का चिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटनों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, पारिस्थितिकी तंत्र। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर, सी। चलिए अगला है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। कहां पे सर, तो कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक में। चलो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 में लागू की गई थी। प्रोफेसर V.M. डांडेकर को भारत में फसल बीमा का जनक कहा जाता है। किनको, फादर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया किनको बोला जाता है, प्रोफेसर V.M. डांडेकर। कौन से सर, मैं लिख देता हूं, प्रोफेसर V.M. डांडेकर, इनको बोला जाता है भारत में सर फसल बीमा का जन्मदाता। ठीक है, चलिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कब की गई सर, तो 1965 में की गई। ठीक है, तो कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ज्ञातव्य है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसकी सलाहों के मद्देनजर ही कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, परंतु सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या है सर, तो मौद्रिक नीति एक राज्य कोषीय नीति का पूरक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय विखंडन की प्रक्रिया पे, कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक है, कौन सा है सर, तो देख लेते हैं। निम्न आय बिल्कुल है सर, निरक्षरता बिल्कुल है सर, बैंक शाखाओं का अभाव बिल्कुल है सर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछ रहा कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। नहीं सर, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, गलत है सर ये। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, नहीं सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में मुद्रा गुणक का परिभाषित किया जाता है, किससे किया जाता है सर, तो आपका वृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। क्या है जो बता देता हूं आपको। भारत में मुद्रा गुणक का वृहद या स्थूल मुद्रा M3 और आरक्षित मुद्रा MO के अनुपात के रूप में मापते हैं। अतः यदि मुद्रा गुणक K हो तो K बराबर M3/M0 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको मानू तो M3 मानो स्थूल मुद्रा को,
चलिए अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? किस एक को नहीं करता है? तो गरीबी में कमी लाना ये करता है, रोजगार अवसरों का विस्तार करना ये भी करता है, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना एक गलत है, लिंग असमानता को कमी लाना ये सही है। इनके राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं सर। आपके बीच अगला सवाल है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो श्रीमती कुसुम देवी। फिर से सवाल दोबारा से मैं पढ़ देता हूं कि जब मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी हुआ था, उस टाइम उस फांसी के विरोध में बिहार के आरा जिला में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। तो उस विशाल जनसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो वो करे थे श्रीमती कुसुम देवी करी थी। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो सर बटलर समिति। कौन सा समिति सर? बटलर समिति का किया गया था। तो बटलर समिति का गठन 1927 में देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रकाशित की। बटलर समिति कब बनी थी सर? तो 1927 में बनी थी। इन्होंने रिपोर्ट कब जारी किया था? तो 1929 में। चलिए अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? भू राजस्व व्यवस्था किसमें की गई थी सर? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला है निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो पहले तो आप कालक्रम लिख लो। सन्यासी विद्रोह कब से कब चला था? पहले मैं एक का लिख देता हूं तो समझ जाना आप खुद ही। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो सर 1763 से 1800 तक चला था। ठीक है, फिर आपका पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला था। ठीक है, फिर आपका नील विद्रोह चला था सर आपका 1859 से 1860 तक। 1859 से 1860 तक चला था। ठीक है, तो अब इसमें पूछे तो सबसे पहले सर 1763 ही आएगा। तो सबसे पहले एक नंबर पर सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? पावना विद्रोह हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर नील विद्रोह। अब देखते हैं किसमें कहां पे है सर, देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? क्या बेहतरीन सवाल पूछा कि भारत में जो पहली बार समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। चलो ये अगर सवाल पूछता है कि पहला जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र उसका नाम क्या था? तो बंगाल गजट। लेकिन पूछ रहा है कि इसके प्रकाशक कौन थे? तो सर इसके प्रकाशक थे J.A. हिक्की। इसके प्रकाशक कौन थे सर? J.A. हिक्की थे, और एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और ये 1780 में, कब सर? तो ये 1780 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है अरुण डेल कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुण डेल कमेटी किसकी सिफारिश की थी सर? तो ये विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए, कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उसको मिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो सबसे पहले तो आप लिख लो इंडियन लीग की स्थापना कब करी गई थी? तो 1875 में। कब करी गई थी सर? 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। मैं लिख देता हूँ SS घोष के द्वारा करी गई थी। फिर मद्रास महाजन सभा, ये कब की गई थी सर? तो ये 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में। किनके द्वारा? तो वी राघवचारी और जी सुब्रमण्यम एवं आनंद पचलू के द्वारा। फिर इंडियन एसोसिएशन की कब स्थापना हुई थी? तो 1876 में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी सर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। फिर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी सर? बॉम्बे एसोसिएशन का पूछ रहा है, तो इसका 1852 में। कब सर? 1852 में। किनके द्वारा? सर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब पूछ रहा है कि इनको क्रम के अनुसार लिखिए। अब पूछ रहा है कि इनको क्रम के अनुसार लिखिए सर। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा सर? तो 1852 इन सब में सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? तो ये सिकंदर लोदी थे। कौन थे सर? ये सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके बीच। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सर मोहनजोदाड़ो का सिंधु बिल्कुल सही है। कालीबंगा का घग्गर सही है। रोपड़ का सर चेनाब नहीं है, रोपड़ का क्या है सर? सतलज है। रोपड़ का कौन सा है सर? तो सतलज है। और कोट दीजी का सिंधु है। तो कौन सा नहीं सुमेलित है सर? तो रोपड़ नहीं है, क्योंकि रोपड़ का कौन सा नदी है सर? सतलज नदी। चलिए, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो सर ये मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। चलो यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। चलो, तराइन का, ठीक है, 1191, 1192, 1194 क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। 1191 में क्या हुआ था सर? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किन में? तराइन का फर्स्ट युद्ध। टी लिख देता हूं। तराइन का फर्स्ट युद्ध किसके किसके बीच में? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पहला। दूसरा 1192 में ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। कौन था सर? तराइन का द्वितीय युद्ध था। किसके किसके बीच में? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और चंदावर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा सर? चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? गौरी एवं जयचंद के बीच में। किसके बीच में? गौरी एवं जयचंद के बीच में चंदावर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, और आज का आखिरी सवाल है सर कि निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो जैसे ही आता तो पहले आपको ईस्वी देख रहे हो, अब कितना मतलब डिटेल में पूछ रहा है एकदम। आपको सिर्फ नाम ही नहीं याद रखना, आपको ईस्वी भी याद रखना। ठीक है, तो पहले मैं ईस्वी लिख लेता हूं। ईस्वी लिखेंगे तो अपने आप आपका क्लियर होगा। संगयुन कब आया था सर? तो ये आपका 1518, मैं लिख देता हूं फिर आपको याद हो जाएगा। 1518 हर्षवर्धन और इत्सिंग आपका 7 AD के अंत में, 7 AD के अंत में आया था। फिर अगर फाहियान की बात करें तो ये 399 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो पूछा सबसे बाद में, तो सर सबसे बाद में इत्सिंग आया था, 7 AD के बाद आया था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सर आपका सेट नंबर 14। कौन सा था सर? ये आपका सेट नंबर 14 आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 14 आपका, और मैं आशा नहीं पूरा पूर्ण विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा 1 से लेकर 14 तक सेट बना लिया होगा उनका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया होगा। तो वैसे बच्चे जो अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज BS अड्डा के चैनल पे जाएं। आपको वहां पे मैथ, रीजनिंग, GK GS तीनों का आपका डेली लाइव प्रैक्टिस चलता है। आपका शाम को 6 बजे से 9 बजे, याद रखना, शाम को 6 बजे से 9 बजे PM डेली क्या चलता है सर? आपका लाइव क्लास चलता है। तो लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।